डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इरसा ज़हूर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम आपके कोर्स होम स्कूल एंड कम्युनिटी रिलेशंस कोर्स कोड 8271 के यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फैमिलीज़ के दूसरे हिस्से पर बात करेंगे। इन करेक्टरिस्टिक्स को हमने बात की कि इन करेक्टरिस्टिक्स को हम किसी भी फैमिली स्ट्रक्चर के साथ जो है उसको किसी एक फैमिली स्ट्रक्चर के साथ हम लिंक नहीं कर सकते। ये वो फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको हर तरह के फैमिली स्ट्रक्चर में नज़र आएंगी। वो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो आपका वेस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है और आपका ईस्टर्न फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है या कोई भी और फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें हो सकता है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको उन सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स में नज़र आएंगी। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में, और किस तरह से या कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो इवॉल्व हो रही हैं फैमिली की, और कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो किस सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। सोसाइटी और जब फैमिली को हमने लिंक किया और उसके साथ हमने कल्चर्स को भी लिंक किया, तो वहाँ पे आपका जो है सोशल या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है वो आपकी फैमिली में नज़र आ जाती है। और वो सोशल या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है वो जब फैमिली के स्ट्रक्चर में नज़र आती है वो आपको डिफरेंट कल्चर से नज़र आएगी। और हम कह सकते हैं कि फैमिली यूनिट जब डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ जो है डेवलप होता है तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट सोसाइटल नॉर्म्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और किसी भी सोसाइटी के हमने शुरू में भी बात की कि किसी भी सोसाइटी के स्टेबल फंक्शनिंग में जो है वो फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर हमने बात की कि डिफरेंट कल्चर्स में, सोसाइटीज़ में या डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो फैमिली की डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं इवॉल्व होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि फैमिली की जो टाइप्स जो हैं या जो स्ट्रक्चर जो है वो हज़ारों साल पहले था वही आज चला आ रहा है। ठीक है, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी आप कह लें, या जो ग्लोबल नीड्स हैं हमारी आजकल, उनके साथ जो है वो इवॉल्व होता रहा है। शुरू में अगर हम बात करें कि अगर हम आप कह लें कि एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ज़्यादा थे, ठीक है, लोगों के जो हैं फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल थी। उसमें जो है वो सिर्फ उनके जो है वो ब्लड रिलेशंस नहीं, उसमें जो है उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी वो है फैमिली कंसिडर किया जाता था, क्योंकि उस वक्त की आपकी जो सोसाइटल नीड्स जो हैं वो इस तरह की थी कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे आप लोग जो है इंडिविजुअल जो हैं वो डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई, सोसाइटीज़ इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर भी इवॉल्व होता गया। और अभी जो है अगर हम रिसेंट एरा की बात करें तो हमें जो है सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ नज़र आती हैं, हमें जो है वो उसके साथ साथ जो है वो ब्लेंडेड फैमिलीज़ नज़र आती हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है वो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, या ज़्यादा जो है वो हमारे न्यू एरा में जो है वो हम इमर्ज हो गया है। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर जो है हो सकता है इन फ्यूचर जो है जैसे जैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व करेंगी इसी तरह से जो है वो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो भी डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट वेज़ में जो है वो इवॉल्व करना शुरू कर दे। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं और फैमिली के स्ट्रक्चर की इवॉल्व होने की बात करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो है इसमें फैमिलीज़ आ जाती हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो है आप लोग भी बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज़ को जानते भी होंगे, और बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की फैमिली का जो है वो पार्ट भी होंगे, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कुछ लोग जो हैं जो अपने एक्सटेंडेड फैमिली कह लें जिसमें वो अपने जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो
जब हम बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ आ जाता है कि एक मिल के रहने की जब एक्सटेंडेड फैमिली की बात आती है जिसमें जो है वो अंकल आंट्स भी आ जाते हैं, तो इस तरह का जो है सेटअप जो है ये हम सब लोग जो हैं किसी ना किसी एक सेटअप का हिस्सा हैं, किसी ना किसी एक फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह से डिज़ाइन होता है, या किस तरह से न्यूक्लियर 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 फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उसकी जो है फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं उसकी जो है फाउंडेशन या बेस तो है आपका हर फैमिली की सिस्टम की तरह से आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ठीक है। उसमें जो है आपके दो अडल्ट्स जब जो है इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उसके साथ जो है वो उनके चिल्ड्रन हो गए जो कि बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो ये तीन जो रिलेशंस हैं ये न्यूक्लियर फैमिली को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन जो हैं वो इस फैमिली का हिस्सा हैं। इसमें जो है बच्चों के लिए इसको जो है वो ओरिएंटेशन फैमिली भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब एक फैमिली जो है एक बच्चा जिस फैमिली में पैदा होता है वो उसके लिए उसकी ओरिएंटेशन फैमिली है। और इसी तरह से इसको प्रोक्रिएशन फैमिली भी न्यूक्लियर फैमिली का एक हिस्सा है कि जो इंडिविजुअल जो है किसी भी फैमिली में शादी करता है और उसके बाद जो है वो उसकी जनरेशन जो है वो ग्रो करती है, तो वो उसके लिए प्रोक्रिएशन फैमिली है। सो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली जो है वो कंसिस्ट करती है अडल्ट्स जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में आ गए हैं, जिन जो शादीशुदा हैं, और उसके साथ जो है वो उनके बच्चे जो हैं जो कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं या फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर जब हम जाते हैं उसके स्ट्रक्चर फैमिली के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, और हमने स्टार्ट में जब बात की कि फैमिली का स्ट्रक्चर जो है टाइम टू टाइम जो है वो इवॉल्व होना भी शुरू हो गया है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग जो है या सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ जो हैं वो भी हमें आजकल जो है वो सोसाइटी में नज़र आना शुरू हो गई हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग में कोई भी फादर या मदर जो है उनमें से कोई एक जो है इंडिविजुअल जो है वो बच्चों की केयर ऑफ जो है वो उनकी करता है, टेक केयर करता है, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। अब सिंगल फैमिली जो है उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं उसके क्रिएट होने की। उसमें एक रीज़न जो है सिंपल जो हमें नज़र आती है डाइवोर्स की है। दूसरा जो है वो दोनों फैमिली पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ का हो जाना है, सेपरेशन है, ठीक है। ये वो सिचुएशंस हैं या ये वो कंडीशंस हैं जो कि सिंगल पेरेंट फैमिली को जो है वो उसके स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करती हैं, या उसकी जब सिंगल फैमिली जो है वो कंसिस्ट ही या बिल्ड ही इन सिचुएशंस में होती है जब पेरेंट्स में से दोनों पेरेंट्स में से कोई एक जो है चाहे वो फादर हो या मदर हो, वो इंडिविजुअली जो है बच्चों की जो है वो केयर करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिंगल हैंडेडली जो है वो बच्चों पर होती है। इसको अगर हम देखते हैं हम इसको इस तरह से नहीं कह सकते कि हमारे माशरे में या इधर जो है ईस्टर्न कंट्रीज़ में हम कह दें कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अ, कम कम है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो इस तरह से ये स्ट्रक्चर इतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको सिंगल पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जहाँ पे फादर या मदर में से माँ बाप में से कोई एक बंदा जो है वो फैमिली की या अपने बच्चों की जो है वो देखभाल कर रहा होता है। हमारे थोड़े से जो है वो कल्चरल या सोशल नॉर्म्स इस तरह के हैं कि या हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, या हमारा जो है सोशल कल्चर या नॉर्म जो है वो एक अकेले फादर को या अकेली मदर जो है वो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है सिंगल पेरेंटिंग। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं ये फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो हमें ईस्टर्न कंट्रीज़ में या हमारे माशरों में भी नज़र आना शुरू हो गया है। तीसरी टाइप जो तीसरा स्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ फैमिलीज़ का वो आ जाता है एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर। जब मैंने शुरू में बात की कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जिसमें सिर्फ आप पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे रह रहे हैं, सिंगल पेरेंटिंग में उनमें से कोई एक बंदा जो है वो देखभाल कर रहा है बच्चों की। एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे पास जो हैं वो
आपके फैमिली का नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें जो है वो आपके ब्लड रिलेटिव्स में आपके बच्चे हैं, उनके आपके बच्चों के ग्रैंडफ़ादर्स ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके साथ जो है वो उनकी खाला हैं, मामू हैं, चचा हैं, ये सारे रिलेशंस जो हैं, ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो उसकी बेस बनाते हैं, या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो इन लोगों पर मुश्तमिल होती है। और ज़रूरी नहीं होता कि ये सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो ये किसी एक ही लोकेलिटी में या किसी एक ही घर में जो है वो रह रहे हों। नहीं, वो डिफरेंट जगहों पे भी रह सकते हैं, लेकिन वो आपकी किसी भी इमोशनल या इकोनॉमिक या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम में जो है वो आपके लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं। और आपकी जो आप कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें, या आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। और इस तरह के फैमिली सिस्टम को या एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम को हम ज़्यादातर अपने ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे इवन जापान में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। तो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम या एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर, जहाँ पे बहुत से इंडिविजुअल्स जो कि ब्लड रिलेशन के साथ साथ जो है उसमें जो है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती जाती हैं, वो सब लोग जो है वो मिलजुल कर रह रहे होते हैं। और अगर वो एक जगह, जिस तरह बात की कि ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे रहें, नहीं भी रह रहे होते, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट हैं काफ़ी हद तक जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक अकेला इंडिविजुअल जो है वो बहुत एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में एक अकेला इंडिविजुअल जो है वो कोई बहुत बड़ी जो है वो डिसीजंस जो है वो अकेले नहीं कर सकता। वहाँ पे जो है वो एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन टू फैमिलीज़ के दूसरे हिस्से पर बात की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए उसको अंडरस्टैंड किया होगा। इन कॉन्सेप्ट्स की फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप अपने कोर्स की बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।